वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर आप nth ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में भी पढ़ोगे। इससे पहले हम ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और वैसे आपके पास जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो ये सेकेंड ऑर्डर है इसका भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और उसके बाद हम करेंगे nth ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास चाहे फिर कोई भी आपके ऑर्डर को, चाहे सेवन्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर का पूछे, तो आपको nth ऑर्डर के जो आपके फॉर्मूलाज निकलेंगे उससे डायरेक्ट आपका जनरलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, हमने करना है सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए सपोज हमने किया, दिस इज़ द रिएक्शन, जैसे पहले से करते हैं। सपोज A to B इज़ द रिएक्शन जिसका हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकालनी है। तो हम करेंगे, सपोज इसका ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जिसका ऑर्डर आपका 2 होता है। नाउ फ्रॉम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपका जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू माइनस स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 dA अपॉन dt। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू जो रेट लॉ होगा आपका, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ जो आपका रेट होगा दैट इज इक्वल टू k a रेज टू द पावर 2। अब ये क्यों आया, क्योंकि रेट लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। और इसमें आपका जो a टू द पावर है वो क्या होगा आपका a के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। और सिंस यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, दैट मीन्स टोटल ऑर्डर, ओवरऑल जो ऑर्डर होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपके पास रेट की 2 इक्वेशंस बन गई। अब इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आया, देखो, कंपेयर करने के बाद आपके पास आएगा कि -1/1 dA अपॉन dt इज इक्वल टू k a रेज टू द पावर 2। ओके, आपके पास ये वाली चीज़ आई। अब क्या करोगे, a वाली टर्म्स एक तरफ, dt वाली एक तरफ। तो आपके पास आया यहाँ पे dA एज इट इज़ रहा, a स्क्वायर जो था वो नीचे चला गया, इस तरह से आपने a स्क्वायर लिख लिया, इज इक्वल टू माइनस उस तरफ चला गया तो माइनस ऑफ जो है k वो तो कांस्टेंट है, और dt क्या है, dt भी उस तरफ चले गया। बिल्कुल सेम मेथड है जैसे कि आपने ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए करा है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे a को। तो a की यहाँ पे a नॉट से a t में आप इंटीग्रेशन करोगे और 1/a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, एंड यहाँ पे dA आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे t की वैल्यू 0 से लेके t में इंटीग्रेशन होगा और ये dt आ गया। और यहाँ पर देखो t क्या होता है, a नॉट क्या होता है, जब टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की दैट इज़ द a नॉट, एंड जो t टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग होगी a की वो क्या हो जाएगी, at। ओके, इस तरह से हमने कर लिया। तो नाउ हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो जनरल फार्मूला क्या होता है, सपोज x टू द पावर n है एंड यहाँ पर dx है, तो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय वही जो पावर में है वही नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर पीछे लिमिट्स लग जाएगी जो भी है आपका। दिस इज द इंटीग्रेशन फार्मूला। ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आपको ये चीज़ लर्न करनी है। देखो, इसके जो आने के चांसेस है वैसे कम है, पर फिर भी करके रखो, ये आ जाता है। बट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, nth ऑर्डर काइनेटिक्स तक जाना है हमने, इसीलिए इस वीडियो को अभी स्किप नहीं करना। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ओके, नाउ 1/a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a-2, फिर अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं a नॉट से at पर, ठीक है, at पर, और यहाँ dA के विद रिस्पेक्ट टू है इज इक्वल टू माइनस ऑफ k। और देखो, अगर dt है, सिर्फ आगे कोई और वेरिएबल नहीं है, फिर तो ये कट जाते हैं, तो आपके पास t बच जाएगा, और t की जो लिमिट होगी वो 0 से t में लग जाएगी। नाउ अब a का इंटीग्रेशन क्या होगा, a रेज टू द पावर 10 है, लाइक x रेज टू द पावर n, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a जो n की वैल्यू है उसमें +1 करो, और वो भी नीचे भी आपका n+1 आएगा, मतलब -2 +1 आएगा, एंड जो लिमिट आएगी, लिमिट विल बी a नॉट से लेके at पे लिमिट आएगी, एंड दैट इज इक्वल टू -k ऑफ t। ओके, वी आर डन।
हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका -1 बाहर आ जाएगा तो हमने माइनस लगा दिया बाहर, और इसका a रेज़ टू द पावर -2 + 1 कितना होता है, -1। तो मतलब a रेज़ टू द पावर -1 को आप कैसे लिख सकते हो, रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो, तो हमने वही लिखा। नाउ a0 और जो at है वो एज इट इज़ रह जाएगा -k t। ओके, तो आपके पास क्या बना, देखो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप ये पुट करोगे वैल्यूज़ तो आपके पास आएगा k t इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a t, ठीक है, a t -1 डिवाइडेड बाय a0, ठीक है। आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर, ये क्या निकला हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसीलिए इसको लर्न कर लो, अगर लर्न नहीं करनी है तो आगे जाके जर्नलाइज भी हम कर देंगे। ओके, ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर किसके लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। नाउ अब हम साथ ही साथ ये, अगर सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है तो हमने सोचा साथ के साथ हम क्यों ना इसकी हाफ लाइफ पे डिस्कस कर ले कि हाफ लाइफ क्या होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर करा हाफ लाइफ किसके लिए, हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जहाँ पर कि जो आपकी रिएक्शन है वो 50% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, टाइम इक्वल्स टू टी हाफ कब होगा, ये तो आप बहुत बार कर चुके हो, जब आपकी जो AT रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल की हाफ रह जाएगी। मतलब इनिशियल की हाफ कॉन्सेंट्रेशन रह जाना जिस टाइम पे रहेगी उस टाइम को हाफ लाइफ कहा जाता है। तो नाउ सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम हमें निकालना है। तो यूजुअल है कि आप इसमें किस में पुट करो, इसकी वैल्यू ऊपर पुट करो। तो हम लिखेंगे, ठीक है, बार बार हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर n इक्वल्स टू 2। मतलब सेकेंड ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये है, तो उसमें हम ये सारी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब पुट करके देखो क्या क्या हो रहा है। जब आपने पुट करी तो t की जगह आपका t हाफ आ गया, इज़ इक्वल टू AT की जगह आपका A0 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ओके, साथ में -1/A0 आपका पड़ा है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, KT हाफ इज़ इक्वल टू, अब ये 2 क्या है, 2 नीचे रेसिप्रोकल में है, वो ऊपर चले जाएगा, तो आपका 2 डिवाइडेड बाई A0 बन गया, -1/A0 एज इट इज़ रहा। नाउ देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से A0 आप कॉमन निकाल सकते हो, 1/A0 कॉमन निकल जाएगा, और 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो T हाफ है, T हाफ आपके पास क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय K नीचे आ जाएगा, और ये 1/A0 भी आपके पास बच रहा है। तो दैट मीन्स यू विल गेट द T हाफ एज, T हाफ की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1/K A0। ओके, ये आपकी वैल्यू होगी हाफ लाइफ फॉर किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी ये वाली वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से एक डेटा पता चला कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल्स टू 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपका जो उसमें T हाफ होता है, दैट मीन्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। जैसे कि आपने फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर में क्या करा था, ज़ीरो ऑर्डर में करा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फर्स्ट ऑर्डर में क्या करा था, T हाफ फर्स्ट ऑर्डर का इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 था। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ से पता चल गई। अब सेकेंड ऑर्डर का सिर्फ यही वाली चीज़ें करी हमने कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकाल दी, उसका T हाफ देखा किस तरह से ये जा रहा है। तो ऐसे करके हम थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो, प्रोसेस आपका सेम है, निकाल सकते हैं। बट हम बार बार क्यों निकालें, तो हमने सोचा हम nth ऑर्डर की काइनेटिक्स ही देख लेते हैं, सो दैट कोई भी ऑर्डर अगर पूछा जाए तो हमें ईजिली आ जाए। ठीक है,
नाउ अब हम करने जा रहे हैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स की, कि nth ऑर्डर होगा, कोई भी ऑर्डर होगा तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकलेगी और टी हाफ क्या होगा। ओके, तो जस्ट हमें इसमें ये समटाइम्स इसकी मैकेनिज्म भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट ये है जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से वही करेंगे कि A to B हमने देख ली, एक रिएक्शन है जो किसकी है, nth ऑर्डर है, मतलब उसका क्या है, ऑर्डर क्या है, nth ऑर्डर। फिर से वही लिखो कि एक से रेट क्या निकल जाएगा, एक से जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उससे रेट क्या निकलेगा, -1/1 dA/dt। ओके, दूसरे से आपका जो रेट है वो कितना निकल जाएगा, वो निकलेगा इज इक्वल टू, रेट लॉ इक्वेशन क्या बताती है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और जो आपकी रिएक्टेंट है उसकी रेज टू द पावर ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे कितना है, n। अब दोनों को इक्वेट करोगे, दोनों को इक्वेट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, -TA/dt। ओके, -TA/dt इज इक्वल टू KA रेज टू द पावर n, ठीक है। नाउ हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और कहाँ से कहाँ करेंगे, वही वाली वैल्यू कि इंटीग्रेट करा हमने A0 से AT में इंटीग्रेट करा और AA वाली टर्म सारी इधर लाई। अब ये A रेज टू द पावर n दूसरी साइड में जाके A रेज टू द पावर n बन जाएगा, ठीक है। और DA यहाँ पर पहले से है तो DA यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस दूसरी तरफ लेके -k हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt पहले से था क्योंकि नीचे से ऊपर गया, तो t की वैल्यू इक्वल्स टू 0 से लेके t पे यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है तो आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, A0 AT। अब इसको ज़्यादा ताकि आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इजी लग जाए, हमने इसको ऊपर ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब -n हो गया यहाँ। जब आप उल्टी करते हो चीज़ों को तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो DA इज़ इक्वल टू -k, और यहाँ तो आपका ये t आ गया इंटीग्रेशन करके, क्योंकि इसके आगे कोई और वेरिएबल नहीं है t का, और इसीलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन और d आपके कट जाते हैं, ठीक है। तो t में लिमिट लग गई 0 to t। नाउ अब इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पावर है उसका +1 कर दो और जो ऊपर पावर है वही नीचे रिपीट कर दो, ठीक है। पीछे भी हमने यही करा है। A0 और AT जो है वो साथ में आपकी लिमिट्स लगी, और यहाँ कितना है, -k। अब देखो t पुट करो, माइनस एक बार 0 पुट करो तो क्या आएगा, t -0, यहाँ पर t आ गया। नाउ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ हमने बाहर को निकाल दी, ठीक है, यहाँ पर बाहर को निकाल दी, और यहाँ पर कैसे निकालनी, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, 1/ माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये n-1, यहाँ पर बचेगा n-1, और यहाँ पर आपका बचा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, वेरिएबल जो है a में, ठीक है। नीचे तो पुट नहीं होगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल सकता है। तो देखो आपके पास क्या आया, दिस माइनस दिस, AT रेज टू द पावर -n+1, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे क्या आएगा, A0 रेज टू द पावर -n+1। आपके पास इतना सा हमने कर दिया, -kT। ना माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, n-1 यहाँ पर है, हमने सोचा यहाँ पर भी n-1 बना लेते हैं। तो क्या करोगे n-1 बनाने को, कि आप यहाँ पर माइनस इसको इन्वर्स कर दोगे, ठीक है। इन्वर्स करने के बाद क्या हुआ, देखो इन्वर्स करने के बाद आपके पास ये t इज़ इक्वल टू, मैं ऐसे लिख रही हूँ, t इज़ इक्वल टू 1/, ठीक है। यहाँ पर नीचे को k गया, मैंने रीअरेंज करके लिखा है, कुछ नहीं है, बाकी n-1 हो गया, ठीक है। और इसको क्या है, इसको भी हमने चाहा कि रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लें, मतलब 1/ कर दे, तो क्या है, ये पूरी जो पावर है ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पावर में a की पावर में आएगा n-1 -1/ A0 भी नीचे को आ गया, तो पावर में माइनस से मल्टीप्लाई करो और वो कितना आ जाएगा, n-1। तो ज़्यादा आपको इन चक्रों में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपके पास एक फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये क्या है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर, ठीक है, nth ऑर्डर। और ये इक्वेशन जो है ये किसके लिए लगेगी, फॉर, याद रखना, फॉर n greater than equal to 2, क्योंकि जो 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर के है वो आप
अलग से ही रख लो और उनको डायरेक्टली याद कर लो। जो ये वाली जो जनरल nth ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो आपने कब लगानी है, जब आपसे ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पूछा जाए या फिर सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा के ऑर्डर पूछा जाए, ठीक है। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो भी उसके फॉर्मूलाज जितने भी करवाए उनको अलग से याद रखो। जनरलाइज्ड वे में आप कब देखोगे, जब ऑर्डर 2 या ग्रेटर आपके पास आएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके, कि कोई भी हायर ऑर्डर या 2 ऑर्डर आ जाए तो आप इजीली कर सको। नाउ कमिंग टू द, अब क्या बात करते हैं हम जल्दी से, हम बात करते हैं हाफ लाइफ की, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर। nth ऑर्डर की nth ऑर्डर है तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ठीक है, उसकी हाफ लाइफ क्या होगी। अब आपको पता है, देखो हाफ लाइफ क्या होता है, जब t की वैल्यू, फिर से वही करना, जब t की वैल्यू t हाफ हो जाती है तो a जो t है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a0/2। बस हमने क्या करना है, वही वैल्यूज पुट करनी है। जल्दी से हम पुट करके देख लेते हैं। t हाफ इज इक्वल टू 1/k n-1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो लर्न करने का तरीका भी इसका क्या है, t इज इक्वल टू 1/k n-1, और n-1 है तो सभी में n-1 लगा हुआ है नीचे भी, ठीक है। तो 1/, अब इसमें क्या हो जाएगा, a0 की वैल्यू हमने पुट कर ली a0 डिवाइडेड बाई 2, और उसमें क्या है n-1, अब -1/a0 और रेज टू द पावर आपकी n-1 आ गई, ओके। चाहो तो ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको डिराइव करना, बट मैं आपको दिखाने के लिए डिराइव कर रही हूँ जस्ट कि किस तरह से फॉर्मूला आता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है भी तो डेरिवेशन करनी भी है तो यहाँ तक डेरिवेशन कर लेना, सिर्फ यहाँ तक। हाफ लाइफ की कोई आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेरिवेशन वगैरह जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये डिराइव करके आपको दिखा रही हूँ, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हाफ इज़ इक्वल टू 1/k n-1। अब ये 2 है, सभी में n-1 लगा हुआ है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 रेज टू द पावर n-1 चला जाएगा, और नीचे a0 रेज टू द पावर n-1 आ जाएगा। नाउ 1/a0 रेज टू द पावर यहाँ पर क्या है, n-1 आ गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, बाहर आप 1/a0 रेज टू द पावर n-1, ये वाली जो बाहर है चीज़ आप ये निकाल सकते हो बाहर, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, 1/k n-1, ठीक है, 1/a0, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, n-1, ठीक है, n-1, और साथ में यहाँ पर क्या बचा, 2 रेज टू द पावर n-1 -1। अब आपको ये टी हाफ का फॉर्मूला पता चल गया फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन ना। आप ध्यान से सुन लो, इसको तो आपने लर्न करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर भी लिख लेती हूँ लर्न, इसे लर्न करना है, बट इससे लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लर्न करने की ज़रूरत है वो मैं बताती हूँ क्या है। देखो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला कि जो टी हाफ है किसी भी ऑर्डर का वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 n-1, या फिर आप ये लिख सकते हो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कि टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 रेज टू द पावर 1 - n। आप ये फॉर्मूला हमेशा याद कर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये MCQs में भी आ जाती है। फॉर किसके लिए, ये फॉर nth ऑर्डर, मतलब nth ऑर्डर। अब ये क्या होगा, इसमें सभी ऑर्डर्स चलेंगे, ठीक है, फॉर ऑल ऑर्डर्स, 0 1 2 वगैरह ऑर्डर भी चलेगा, बट ये वाली जो इक्वेशन है वो आपको n greater than 2 के लिए ही याद करनी है, इक्वल टू n greater than के लिए। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे आप पता लगा सकते हो कि जो टी हाफ की इक्वेशंस है कि टी हाफ में पूछ लेते हैं समटाइम्स, जैसे कि 0 ऑर्डर में आपने देखा होगा, अगर 0 ऑर्डर है तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करो, तो टी हाफ इसका मतलब 0 ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता होना चाहिए a0 क्या है, a0 आपकी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर वही चीज़ आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछी जाती है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 वो 1 हो जाता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या देखा कि जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 है। उसी तरह से चाहे जो भी ऑर्डर निकले आपका, इस तरह से आपको
इस तरह से आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये याद कर लो, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि टी हाफ एंड जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उनके आपके क्या क्या रिलेशन है, ठीक है, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हमने ये तो बात कर ली और हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी देख लिया। एक और चीज़ देख लो, ग्राफ इसका, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ किसका, फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर। एक ही ग्राफ, वैसे तो बनने को तो बहुत ग्राफ बन सकते हैं, बट एक ही ग्राफ है जो आपको nth ऑर्डर का याद रखना है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं और ये ग्राफ बनाने को बोल सकते हैं आपको, ठीक है। आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देखना, वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n-1, ठीक है, वर्सेस टाइम। इन दोनों के बीच में आपका ग्राफ करोगे ये आप, ठीक है, इन दोनों के बीच में आप ग्राफ देखोगे क्या होता है, ठीक है। एंड वेयर एन इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये हम यही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या आती है, एक ये स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ आ रहे थे हम ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है। जैसे कि ज़ीरो ऑर्डर में करा आपने, ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता था कि जब कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर आप लेते थे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आता था, और फर्स्ट ऑर्डर में जब आप गए तो कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बीच ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल आ गया, स्ट्रेट नहीं आ गया, तो आपने देखा तो आपने ग्राफ बनाया लॉग के साथ, लॉग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम आपका स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए हम ये वाला ग्राफ पढ़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन का है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, तो आपने सोचा कि अगर ये वाला कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, t इक्वल्स टू 1/n-1 k, ठीक है, और यहाँ पर 1/a रेज टू द पावर n-1 है तो यहाँ पर भी n-1 है, -1/a0 रेज टू द पावर n-1, और ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है इसको, y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में, मतलब हम स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, इसकी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, तो क्या करोगे, हम y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में हम यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया, किस तरह से, देखो रीअरेंज कर दिए, इसको इस तरफ लेके n-1 kt हो गया, ठीक है, ये इधर ही रखा हमने, इसको इधर लेके तो प्लस ये 1/a0 रेज टू द पावर आपका n-1 बन गया। अब इसे कंपेयर करना है बाय y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसके साथ हमने कंपेयर करा। तो देखो, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन हो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको ग्राफ बनाना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमेशा ग्राफ किसका होता है, AT का होता है, ठीक है, एक्सेप्ट किसके लिए, हाफ लाइफ के जो ग्राफ्स होते हैं। तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ है, दिस वर्सेस AT रेज टू द पावर n-1 वर्सेस आपके पास टाइम का ग्राफ है, दैट मीन्स। तो आपने क्या करा, आपने ये ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन द y एक्सिस आपका हो जाएगा 1/a t रेज टू द पावर n-1, या फिर बोल सकते हो 1/ कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n-1, n क्या है, ऑर्डर है, यहाँ पर आपका टाइम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, आपके पास y मिल गया, x मिल गया, आपके पास इंटरसेप्ट भी मिल गया, एंड आपके पास ये क्या है, दिस इज़ द स्लोप। अब यहाँ पर स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, तो और इंटरसेप्ट आपका क्या है, इंटरसेप्ट ऐसा है, तो सपोज इंटरसेप्ट कहीं यहाँ पर आया, ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कहीं यहाँ पर आई, और आपने क्या देखा, सपोज यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आई, सपोज ये दिस इज़ द इंटरसेप्ट, और आपने देखा स्लोप क्या है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर को जाती है, स्लोप नेगेटिव है तो लाइन नीचे को जाती है। स्लोप आपने देखा यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि 2 से ज़्यादा किसके लिए ये है, फॉर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि जब आप 2 पुट करोगे तो ऑब्वियसली जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब आपने क्या करा कि स्लोप जब पॉजिटिव होता है, जो लाइन होती है वो आती है ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ आएगी, और अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो लाइन नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इंटरसेप्ट क्या होता है कि y एक्सिस में कितना काटा है, y एक्सिस में कट करा है 1/a0 रेज टू द पावर n-1 इज़ द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हो जाएगा ये। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ द स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन जो होगी वो कितनी होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप इज़ दिस, वो होगी n-1 इंटू k, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस तरह से फॉर n इज़ ग्रेटर देन n इक्वल टू 2 वाले ऑर्डर के लिए जो आपकी 1/ कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n-1 एंड टाइम है, उनके बीच जब ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, आपको याद क्या करना था,
आपको nth ऑर्डर काइनेटिक्स का आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लर्न करनी है जो n इक्वल एंड ग्रेटर देन 2 के लिए फॉलो होती है, ठीक है। उसके बाद आपने टी हाफ आपने वैल्यू लर्न नहीं करनी, आपने ये याद करना है कि जो टी हाफ होता है फॉर ऑल, ये सबके लिए, ये टी हाफ जो है ये इसके प्रोपोर्शनल है। या फिर आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हो कि टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ठीक है, ए नॉट रेज टू द पावर n-1। चाहे दोनों मर्जी से आप लर्न कर सकते हो, इससे या इससे, ठीक है। ये और तभी यहाँ पर लिखा है। देखो कुछ बच्चों को इस तरह से भी याद हो सकती है क्योंकि 1 अपॉन समथिंग रेज टू द पावर n-1 है, जो कि यहाँ पर भी 1 अपॉन समथिंग रेज टू द पावर n-1 है। तो दोनों ही आपके मेथड ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको लर्न करनी है ग्राफ फॉर द nth ऑर्डर की स्ट्रेट लाइन कब आएगी, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन n-1 और टाइम के साथ जब आप ग्राफ को प्लॉट करोगे, ओके। तो आपने सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स देख ली, nth ऑर्डर काइनेटिक्स देख ली, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपने देख ली। एंड इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि NCERT में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।